बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ। आज हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। हो सकता है आज की इस क्लास का जो हमारा मौजू है ये पहले से ही आप लोगों को पता हो, लेकिन इसको आज हम एक मुख्तलिफ और नए अंदाज में सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं हमेशा से एक चीज़ अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, रटा नहीं लगाना, समझना है। आपको अगर बुर्ज का मतलब नहीं पता कि ये बुर्ज मेरे ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो समझ आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आज हमारा जो मौजू है बुर्ज और सियारे यानी ज़ोडिक साइंस। सबको अपने अपने ज़ोडिक साइंस के बारे में पता होता है। फिर उन ज़ोडिक साइंस के जो प्लैनेट होते हैं, इस हवाले से हमारा आज का मौजू है। लेकिन कुछ बातें पहले मैं एक दो करना चाहूँगा, फिर टेस्ट के हवाले से टेस्ट का क्या बना, फिर क्लासेस जो आपके गुज़श्ता सवालात हैं उनको पहले हम शामिल करेंगे, फिर आगे लेक्चर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि मैंने पहले दिन वाज़े कर दिया था कि दो ग्रुप्स आपके बन रहे हैं। एक में आपको टेस्ट आता है और लेक्चर्स आते हैं, दूसरा ग्रुप जो है वो डिस्कशन का है। उस ग्रुप में जो भी चलता है, जिस तरह भी चलता है, उसमें इदारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने ग्रुप में से कुछ लोगों को रिमूव किया है, क्योंकि ग्रुप के अंदर सिवाय एस्ट्रोलॉजी के अलावा कोई भी ज़ाती गुफ्तगू करना, कोशिश करें कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी की हद तक रहें। तो हमने ग्रुप में से कुछ लोगों को रिमूव किया है। हमने उन स्टूडेंट्स की फ़ीस भी रिफ़ंड की है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं चल सकते जिनकी दिलचस्पी एस्ट्रोलॉजी ना हो, कुछ और हो। तो कुछ और करने के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पे जाके भी ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप लोगों को वहाँ पे अपनी जो ज़हनी तस्कीन के लिए कुछ भी मिल जाएगा वहाँ पे। और आप लोगों के लिए भी मेरी गुजारिश मैं करूँगा, और वो इसलिए करूँगा कि 6 माह हमारे हैं, ये मौका टाइम दोबारा बार बार नहीं आएगा, तो आप इस नॉलेज की हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई किसी का इसमें कोई रिश्तेदार नहीं है, हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं। मैं आपका उस्ताद भी हूँ, मैं आपका दोस्त भी हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे साथ पर्सनली भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं हाज़िर हूँ, 6 माह तक मैं हाज़िर हूँ और उसके बाद भी हाज़िर रहूँगा इंशाल्लाह। तो हमने थोड़ा सा सख्ती करके कुछ स्टूडेंट्स को रिमूव करके, ये एक इदारे की हमारी पॉलिसी है कि आप लोग भी मोहतात रहें कि कोई ऐसी पर्सनल होने की कोशिश ना करें ताकि आप लोगों को भी इस इल्म से महरूम होना पड़े। मैं तो कहीं पे भी मिल जाऊँगा आपको। दूसरे नंबर पे मैंने एक चीज़ महसूस की है, एस्ट्रोलॉजी आप सब सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आपकी जो स्पीकिंग पावर है, आपकी जो गुफ्तगू है, आप लोगों को समझा नहीं सकते, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। आपके अल्फाज, आपका नॉलेज, आपकी गुफ्तगू, एक एस्ट्रोलॉजर जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेगा तब तक वो दूसरों के बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर पाएगा, जब तक आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने के काबिल नहीं होंगे। तो कोशिश किया करें कि अच्छी बुक्स पढ़ा करें, अच्छे मैगज़ीन्स पढ़ा करें। आप उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप बंगाली बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप अरबी बोलते हैं, आप फ्रेंच बोलते हैं। ये मैं इसीलिए ले रहा हूँ चूँकि हमारे इस बैच में ये तमाम अफराद शामिल हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी लैंग्वेज से है, तो आप अगर उर्दू समझते हैं, एटलीस्ट आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर भी महारत और कमांड होनी चाहिए। आपका अपना ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जब किसी को कुछ बताएं तो वो तवज्जो से आपकी बात सुने। तो साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो टेस्ट दिया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी सवाल यही चल रहा है सामने कि टेस्ट का क्या बना, व्हाट अबाउट टेस्ट। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सॉफ्टवेयर लेट मिले, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया। तो मैंने इस टेस्ट का जो दौरानिया है उसको एक्सटेंड किया है कि नेक्स्ट थर्सडे तक
जो स्टूडेंट्स रह गए, ताकि हम सबका इकट्ठा करके तो फिर मैं बताऊं कि किसने ठीक किया और किसने गलत किया, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था। तो आपके पास नेक्स्ट थर्सडे तक का टाइम है। आपका जो भी टेस्ट था, जो पिछली क्लास में मैंने दिया था, आप नेक्स्ट थर्सडे से पहले और कोशिश किया करें कि अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपकी लिखाई अच्छी होनी चाहिए, ऐसी हो कि आपके अलावा कोई और भी पढ़ सके। और अगर आप उसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या जो भी सोर्स ऑफ मीडियम है उस पर आप भिजवा रहे हैं, तो उसमें आपकी पिक्चर ब्लर ना हो, फिर समझने में दुश्वारी होती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल सबसे पहला आया था कि असेंडेंट और डिसेंडेंट का इसमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जायचे का जो पहला घर है उसको हम असेंडेंट कहते हैं। असेंडेंट का मतलब होता है यानी आगाज़, शुरू, कि शुरू कहाँ से कर रहे हैं, पहला घर। और डिसेंडेंट ऐसे नस्ल को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हम डिसेंडेंट का वर्ड यूज़ करते हैं कि असेंडेंट के बिल्कुल सामने, उसके मुकाबले पे, उसका जो ओपोनेंट है उसके सामने, जैसे आप हैं तो सातवें घर से आप अपनी बीवी को देख रहे हैं या अपने शौहर को देख रहे हैं, तो अपने पार्टनर को देख रहे हैं। तो असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ये दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की टर्म है। हम उर्दू में जैसे असेंडेंट को हम ताले भी कहते हैं, लगन कहते हैं, लगना कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जब हम इनके नाम लेते हैं तो एक असेंडेंट होता है, एक डिसेंडेंट होता है, कि एक सातवां घर, एक पहला घर और एक सातवां घर। तो बेसिकली ये दोनों में फ़र्क है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मोहम्मद सागिर साहब का सवाल है, क्या हम एस्ट्रोलॉजी से बीमारियों के नाम भी जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। आप कैंसर है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनीज़ का इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कि एस्ट्रोलॉजी आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, आपके सर से लेके आपके पैरों तक, आंखें हैं, चेहरा है, शोल्डर है, चेस्ट है, पेट है, घुटने हैं, टांगे हैं, पाँव हैं, इन तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन करती है। तो उन बॉडी पार्ट्स के अंदर आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स और बीमारियां हैं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल उसका बताती है, बुखार का भी बताती है, नज़ले का भी बताती है, सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। इरफान शफीक ने पूछा है कि कोई इंसान हवाई जहाज़ या समुंदर में पैदा हुआ हो तो इसका जायचा कैसे बनेगा, और इसका जो सिटी ऑफ बर्थ है वो अगर मालूम ना हो। देखें, पुराने ज़मानों में तो हवाई जहाज़ होते नहीं थे, बहरी सफ़र होता था, और अब चूँकि एयर ट्रैवल होता है, आप जहाँ भी ट्रैवल करें, चाहे आप समुंदर के ज़रिए करें, चाहे आप हवाई जहाज़ पे सफ़र करें, ये जो पूरी कायनात के अंदर हमारी जो ज़मीन है ना, अर्थ, एक एक इंच कैलकुलेटेड है, एक एक सेंटीमीटर जो है वो कैलकुलेटेड है। अगर आप किसी का जायचा बनाएं और उसमें आप लिखते हैं ना सिटी ऑफ बर्थ में जाके कराची, इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, तो सॉफ्टवेयर में एक जगह आती है जहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। इसको तूल, अर्ज़ और अर्ज़ बल्द शायद इस तरह कहते हैं, मेरी उर्दू इतनी भी अच्छी नहीं है, तूले बलद और अर्ज़ बलद। तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अब आप जब प्लेन में, मैं अक्सर जब ट्रैवल करता हूँ तो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है कि आप इस वक्त कहाँ से गुज़र रहे हैं, जिस जगह से गुज़र रहे हैं उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है। तो खैर ऐसे मामलात में अक्सर ये वाक़यात होते हैं कि सफ़र के दौरान हम टीवी पे भी सुनते हैं कि रिक्शे में एक बच्चे की पैदाइश हो गई, या समुंदर पे ट्रैवल कर रहा है। अब तो खैर समुंदर के सफ़र आम लोगों के लिए इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं एयर ट्रैवल में हो, तो आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से उसका डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उसके प्लैनेट्स की कैलकुलेशन क्या होंगी। नेक्स्ट सवाल है सईदा इरम फातिमा का, घरों की खुसूसियात होती हैं और सियारों के असरात होते हैं, क्या बुरूज के भी कुछ असरात होते हैं? बिल्कुल, घरों की भी खुसूसियात हैं, यानी हाउसेस के जो खुसूसियात हमने पढ़ी हैं पिछली क्लास में, जो टेस्ट भी आप लोगों का है, इसी तरह प्लैनेट्स के भी खुसूसियात होती हैं। अगला लेक्चर हमारा जो होगा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमने प्लैनेट्स की खुसूसियात पढ़नी है। फिर उसके बाद जो बुरूज हैं, ज़ोडिक साइंस भी अपने अंदर खुसूसियात रखते हैं, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होता है प्लैनेट, हाउस एंड प्लैनेट्स।
ये बड़े अहम होते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते चले जाएंगे तो हमें समझ आता जाएगा। सयारों की डिग्रीज़ होती हैं, क्या बुरूज की भी डिग्रीज़ होती हैं? हमारा एक डिग्रीज़ का जब लेक्चर होगा तब इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। आपने बताया था कि वालिद को हम 9वें घर से देखते हैं। सॉफ्टवेयर में वालिद को 2 घरों में बताया गया है, वालिद को किस घर से देखा जाएगा। तो अगर आप, एक स्टोरी थी मैंने पिछली क्लास में सुनाई थी सबको कि एक बंदे ने हवाई जहाज़ में सफाई करता था तो उसको एक किताब मिली हाउ टू फ्लाई। तो उस किताब में लिखा हुआ था इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रीन बटन दबाएं, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसने कहा आप येलो बटन दबाएं तो प्लेन टैक्सी करना शुरू कर देगा। फिर अगर आपने ऊपर जाना है तो आप ब्लू बटन दबाएं, जहाज़ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जब जहाज़ ऊपर जाता है वो सफाई करने वाला अकेला होता है जहाज़ में, खूब इंजॉय करता है, लेके कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। अब उसने कहा कि यार अब मैं थक गया हूँ, भूख लग रही है, वापस चलते हैं। तो उसने कहा अब अगला पेज टर्न करता हूँ तो देखता हूँ कि इसको वापस लैंड करने का क्या तरीका है। तो जब उसने आखिरी सफ़ा खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि जहाज़ को लैंड करने के लिए आपको लेवल 2 पढ़ना पड़ेगा। तो पता नहीं अब उसके बाद उस बंदे का क्या बना। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसी पे रहें। अब वालिद हो सकता है, वो जो वालिद सॉफ्टवेयर में है वो जो आपका ससुर है वो भी हो सकता है, फादर इन लॉ भी हो सकता है। तो जो चीज़ें भी आपको बता रहे हैं उसी तक रहेंगे। अभी हमने फ्लाई नहीं करना क्योंकि हमें अभी उतरने का तरीका नहीं पता। फिर इनका सवाल आगे देखते हैं। साइमा ज़नी है, सर सॉफ्टवेयर में 7, 8, 9 तीनों घरों से बच्चों को देखा जाता है, तो इसका मतलब है कि हम तीनों घरों से बच्चों को देख सकते हैं। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि हम इन तीनों घरों में जाके बच्चों को देखेंगे। हाँ, एक घर के अंदर शादी है, शादी होगी, बच्चे होंगे। एक घर में मिसकैरेजेस हैं। फिर एक घर जो है उसके अंदर आपका तीसरा या चौथा बच्चा भी है, उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी उस तरफ हम नहीं जाएंगे। शाजिया आज़म ने पूछा है कि आपने बताया था कि जिसकी तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश ना हो तो उनकी औलाद के जायचे से वालिदैन को देखा जा सकता है। क्या सिर्फ वालिद को देखा जा सकता है या वालदा को भी देखा जा सकता है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो अपने बच्चों के जायचे से वालिद को भी देख सकते हैं, वालदा को भी देख सकते हैं, दोनों को देखा जा सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको मना किया है कि इस किस्म का भी कोई काम नहीं आपने करना। अभी सिर्फ उनका जायचा बनाएं जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको एक्यूरेट पता है। पहले सीख लें, ये अभी आगे की चीज़ें हैं। आसिफ शहजाद साहब ने पूछा है कि बहुत सी खुसूसियात मुख्तलिफ़ घरों में मुश्तरक हैं, जैसा कि नौकरी, करियर और करियर का मुनाफा, तो हम इनमें से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बहुत सारे देखें, अब मैंने टेस्ट इसीलिए जानबूझ के दिया था कि ज़रा आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिले, और अच्छी बात है आप लोगों ने एक्सप्लोर किया इसको। देखें, नौकरी मिलना, नौकरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन करियर कौन सा अडॉप्ट करना है, उसका मिजाज कैसा है, किस करियर की तरफ जाना है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर जब वो नौकरी करेगा उसके बाद उसको मुनाफा मिलना है, उसके बाद उसको फ़ायदा होना है। अब वो फ़ायदा नौकरी का फ़ायदा है या उसके बिज़नेस का फ़ायदा है? इस दुनिया में हर शख्स नौकरी नहीं करता, ज़माना बदल गया है। लोग सोशल मीडिया पे ही बहुत पैसे कमाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जब डेवलप हुई थी उस वक़्त क्या किसी को पता था, क्या आइंस्टाइन को पता था कि आज से इतने अरसे के बाद यूट्यूब आ जाएगी? लेकिन वो अपनी जो कैलकुलेशंस थे उनकी हद तक रहते हुए चीज़ों का, तो ज़माना, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अभी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, एक आज से अगर 15-20 साल पहले आप मुझे कहते कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आप व्हाट्सएप पे मुझे लेक्चर भिजवा दें, कि ऐसा पॉसिबल था? नहीं था। तो चीज़ें वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी, चीज़ें बदलते रहे, करियर बदलते रहते हैं। तो हमें ये देखना है, नौकरी एक अलग चीज़ है, बिज़नेस एक अलग चीज़ है, फिर उसके बाद उसमें जो उजरत मिलनी है, पैसा आना है, महीने बाद तनख्वाह, वो एक अलग हाउस से हम देखते हैं। फिर रोज़ की जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं वो हम एक और घर से देखते हैं, 7वें घर से देख रहे होते हैं।
तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। मोहम्मद आज़म साहब ने पूछा है, आज़म या अज़ीम इनका नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस जो हैं ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस को मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अभी ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए शामिल किया है ताकि ये चीज़ें हमें याद रहें कि आगे चल के हमने करनी है, पूछनी है, समझनी है। फिर इसके बाद इनका दूसरा सवाल है कि D11 और D2 चार्ट कैसे देखते हैं, वजाहत करें। अभी इसकी पूरी क्लास आएगी तब हम वजाहत करेंगे। फ़्लो ऑफ कैश और लिक्विड कैश और वर्थ ऑफ पर्सन कैसे और कहाँ से देखा जाता है, इन चीज़ों को भी हम आहिस्ता आहिस्ता अभी इतना तो पता नहीं कि जायचे के दूसरे घर से हम क्या देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, अभी हमें इतना पता है। फिर उसके बाद हमें इतना पता है कि हम 11th हाउस से क्या देखते हैं, करियर प्रॉफिट देखते हैं। अब पैसा आपको कैश की सूरत में आएगा, पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा, पैसा आपको डॉलर की सूरत में मिलेगा, रुपीस की सूरत में मिलेगा। तो ये मज़ीद डेप्थ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीखते चले जाएंगे। किसी भी कंपनी के शेयर्स की कीमत का उतराव चढ़ाव किस घर में देखा जा सकता है? स्टॉक शेयर्स वैसे 5th हाउस से देखते हैं। मुझे लगता है ये साहब जो है ना, इनको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें बड़ी खासी दिलचस्पी है। और DBA किसे कहते हैं, DBA का मुझे भी नहीं पता किसको कहते हैं। मोहम्मद इनका दूसरा सवाल है कि अगर किसी इंसान की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए तो तब भी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत होती है? कोई भी ऐसा इंसान, या तो वो कोई बावला हो कि उसकी कोई ख्वाहिश ना हो लेकिन एक चीज़ है कि इंसान अगर बावला भी हो जाए ना, उसको कुछ भी समझ ना आए, लेकिन एक चीज़ उसकी कभी ख़त्म नहीं होती, वो है पेट की भूख। कि ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी फिर एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इंसान जब तक ज़िंदा है, हयात है, अल्लाह पाक आप सबको से ज़िंदगी दे, ये जो ख्वाहिशात हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। अगर ज़मीन की स्पीड ऑफ मोशन तब्दील हो जाए तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक क्या होगा? ऑब्वियसली अगर स्पीड ज़मीन की स्लो हो जाती है या तेज़ हो जाती है तो डिग्रीज़ के जो फ़र्क हैं वो तो आएंगे। जैसे गाड़ी की स्पीड है, आप आहिस्ता जाएं, स्लो जाएं, तो उसकी एक फ़िगर होती है कि आप 60 की स्पीड पे हैं, 90 की स्पीड पे हैं तो आप जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे। तो इसी तरह जो आपको असरात मिलने हैं वो असरात मिलने में जल्दी या चीज़ें स्लो हो सकती हैं। किसी इवेंट का मुंतखब करदा वक्त की दुरुस्तगी का साथ होना या ना होने के बारे में क्या बताएंगे? ये सारी चीज़ें हम आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। अगर किसी एक घर में 5 सियारे इकट्ठे हों, दोस्त और दुश्मन भी, तो क्या इन तमाम नताइज को कंसिडर करेंगे? बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। हर प्लानट अपने असरात रखता है और एक जगह पे 5 सियारे अगर इकट्ठे हो जाएँ तो काफ़ी खिचड़ी पक जाती है, और यही चीज़ हमने आगे चल के पढ़नी है। कैसे असरात होंगे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। इसके बाद हाउस नंबर 2, 7, 10, 11, 12, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या देखेंगे? इन तमाम घरों के, बल्कि जो 12 हाउसेस हैं, इन सारों की चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन के अंदर भी लेकर आएंगे। इनका कॉम्बिनेशन भी हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, उसने शादी करनी है, तो शादी करने के लिए उसका असेंडेंट और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। फिर औलाद है, 5th हाउस के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। करियर है, उसका 10th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। उसकी ख्वाहिशात हैं, 11th हाउस के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के बनते हैं और उससे इंशाल्लाह हम बिल्कुल पढ़ेंगे। डॉक्टर जावेद साहब ने पूछा है कि बुरूज की खुसूसियात की कोई किताब है तो हमें तजवीज़ कर दें। बुरूज की खुसूसियात की किताब बिल्कुल आपको मिल जाएगी, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जितना डिटेल में सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्सिमम दिया गया है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो बुरूज की खुसूसियात है वो बड़ी डिटेल में दर्ज है। तो ये हमारे आज के सवालात थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की जानिब। हमारा आज का जो टॉपिक है ज़ोडिक साइंस एंड प्लैनेट्स, यानी बुर्ज और सियारे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से आप सबको ऑलमोस्ट मालूम होंगी, लेकिन जो कुछ भी आपको मालूम है वो एक तरफ हम अपनी मेमोरी को दोबारा से रिफ़्रेश करते हुए इसको एक नए अंदाज में सीखेंगे। ज़ोडिक साइन, हर इंसान
को ये लगता है कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ ज़ोडिक साइन से है, फ़लाँ ज़ोडिक साइन से है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होता है उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जैसे हमारे इंग्लिश का जो कैलेंडर हमारा चलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक, इसी तरह हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है वो भी चल रहा होता है, मुहर्रम से उसका आगाज़ होता है। सेम इज़ द केस विद एस्ट्रोलॉजी कि एस्ट्रोलॉजी का भी एक कैलेंडर होता है जिसको 12 महीनों पे डिवाइड किया गया। पहला ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका आगाज़ होता है एरीज से, जिसका आगाज़ मार्च के एंड में होता है और पाइसिस पे आके इसका अख्ताम हो जाता है, और जब अख्ताम होता है तो फिर आगे एरीज दोबारा से शुरू हो जाता है। किसी भी शख्स का किसी बुर्ज के तहत पैदा होना, एरीज, टॉरस, पाइसिस, जमनाय या कोई भी ज़ोडिक साइन है, वो जो भी खसूसियत लेके पैदा हुआ है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। क्या कभी आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, आंखें सबकी दो हैं, चेहरा सबका एक है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, सबके बाल भी निकलते हैं, सबके कान भी दो हैं, हाथ भी दो हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां, दूसरे हाथ में भी 5 उंगलियां, 2 टांगे हैं। तो हर इंसान, उसका वजूद, उसकी जिसामत ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। कभी ये चीज़ आपने नोट की कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ क्यों है? उसका रंग, उसकी ज़ाहिरी शक्ल, उसकी बनावट, उसका बोलने का अंदाज़, उसका समझने का अंदाज़, उसका खाने का अंदाज़, उसका रिश्ते निभाने का अंदाज़, उसका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, हर इंसान का मुख्तलिफ है। एक घर में भी हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। ये चीज़ तो तय है कि ह्यूमन बॉडी एक जैसी होती है, लेकिन हर इंसान मुख्तलिफ जो है माशरे में रंग, नस्ल, चीज़ें मुख्तलिफ मिजाज के साथ पैदा होता है। अब उस इंसान के अंदर अल्लाह ने एक चीज़ दी है जिसको हम कहते हैं ब्रेन, दिमाग। वो जो ब्रेन और दिमाग है, असल में वो इंसान को लेके चल रहा होता है। आपको अल्लाह ने कितना शऊर दिया, आप कितने ज़हीन हैं, आप मुश्किलात का सामना कैसे करेंगे, आप तकलीफ़ों का सामना कैसे करेंगे, आप खुशी कैसे मनाएंगे, आप गमी कैसे मनाएंगे, आप कारोबार कैसे चलाएंगे, आप रिश्ते कैसे निभाएंगे, आप बेटे हैं, बेटी हैं तो किस तरह के बेटे बेटियां होंगे, आप वालिद और वालदा हैं तो आप कैसे वालदैन होंगे, तो आप उसको कैसे चलाते हैं। जो आपके दिमाग में आपने बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके एक मैच्योर एज तक और उसके बाद बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी में जो सीखते चले जाते हैं, जो आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपकी अक्ल है, आप उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। ये जितने भी ज़ोडिक साइन हैं, ये यूँ समझ लें कि ये एक चलते फिरते इंसान है। एरीज, टॉरस, पाइसिस, जमनाय, कैंसर, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, ये जो 12 ज़ोडिक साइन हैं, ये एक वजूद है, लेकिन इनको चलाता कौन है? इनके अंदर मौजूद जो इनकी कंट्रोलिंग इनकी करता है, जो इनका ब्रेन है। और वो ब्रेन कौन होता है? वो होता है इनका प्लैनेट। गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, प्लेन चलाने के लिए पायलट चाहिए, पढ़ाने के लिए उस्ताद चाहिए। आप किसी भी शोबे में, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, उसको करने के लिए आपको कोई ना कोई एक ब्रेन और एक दिमाग चाहिए होता है। और वो ब्रेन और दिमाग जिस तरह से चाहे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है अपने मिजाज के मुताबिक। तो ये जितने भी ज़ोडिक साइन हैं,
ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर पाई जाने वाली जो भी खुसूसियात होती हैं या इनके अंदर जो भी कंट्रोलिंग पावर होती है वो सारी की सारी इनके कैप्टन के पास होती है। और इनका कैप्टन कौन होता है? वो होता है इनका प्लैनेट। एक शिप को चलाने के लिए जैसे एक उसका कप्तान होता है, वो चाहे तो लेफ़्ट मोड़ दे, चाहे तो राइट मोड़ दे, चाहे तो सीधा निकल जाए, चाहे तो किसी पहाड़ी में जाके उसको हिट कर दे, कि ये एक्सट्रीम लेवल होता है उसका। जी, एक प्लैनेट होता है, 2 प्लैनेट? एक ज़ोडिक साइन का एक ही प्लैनेट होता है। हाँ, इसी को भी हम पढ़ रहे हैं। तो जो पायलट होता है, जिसके पास मेन कंट्रोलिंग पावर होती है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं उस ज़ोडिक साइन का प्लैनेट कंट्रोल करता है। सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है एरीज़। आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। इसको हम उर्दू में कहते हैं हुमल। बहुत सारे अफराद इसको हमल कहते हैं। हमल बेसिकली एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाए उसमें वो जो हमल जाके ठहरता है, तो वो गलत। एस्ट्रोलॉजी में एरीज़ को हम हुमल कहते हैं उर्दू में इसको जब बोलेंगे। तो ये आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि आप किसी को भी कह दें कि जी आपका तो हमल है, वो बेचारा किसी और तरफ ना उसको लेके चला जाए। दूसरे नंबर पे जो ज़ोडिक साइन है वो है टॉरस। इसको हम उर्दू में कहते हैं सौर। मैं 1 बाय 1 लेके चलूँगा। तीसरा ज़ोडिक साइन है वो है जेमिनी। इसको उर्दू में हम कहते हैं जौज़ा। नंबर 4 पे ज़ोडिक साइन है कैंसर। कैंसर को उर्दू में कहा जाता है सरतान। 5वें नंबर पे है लियो। इसको उर्दू में हम कहते हैं असद। 6ठे नंबर पे है वर्गो। ये विर्गो नहीं है, वर्गो। इसका उर्दू का नाम है सुंबला। 7वें नंबर पे है लिब्रा। इसका उर्दू का नाम है मेज़ान। 8वें नंबर पे है स्कॉर्पियो। इसको हम उर्दू में अकरब कहेंगे। 9th नंबर पे है सेजिटेरियस। इसको उर्दू में हम कहेंगे कॉस। 10वें नंबर पे है कैप्रिकॉन। इसको उर्दू में हम जद्दी कहेंगे। 11th पे है एक्वेरियस। इसको उर्दू में हम डल्व कहेंगे। दलो नहीं बोलना, डल्व। दाल लाम वाओ, वाओ इसमें साइलेंट है, डल्व, इस तरह करके। और 12th नंबर पे है पाइसिस। इसका उर्दू में नाम होता है हूत। हौत नहीं है, हूत। तो ये 12 के 12 ज़ोडिक साइन हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था, लास्ट हमारा लेक्चर था हाउसेस का। हाउसेस के अंदर हमने 12 हाउसेस पढ़े। अब वो मकान खाली हैं। अब उन मकान के अंदर किसी न किसी ने आके कब्ज़ा करना है। वो हाउसेस किसी न किसी के नाम पे होने हैं। तो ये 12 के 12 ज़ोडिक साइन जो हैं, ये उन घरों के अंदर जाके कोई ना कोई एक हाउस अपना लेंगे। वो कैसे लेंगे, किस तरह लेंगे, अभी इसके ऊपर हमने नहीं आना, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो पिछली क्लास में हमने जो चार्ट पढ़ा था जायचे का, बर्थ चार्ट का, 12 घर थे कि एक बिल्डिंग है। अब वो बिल्डिंग किसी की मलकियत होनी है। अब वो किसकी मलकियत होगी? वो चाहे तो एरीज़ की हो जाए, वो चाहे टॉरस की हो जाए, वो चाहे पाइसिस की हो जाए। वो 12 की 12 जो बिल्डिंग्स हैं, वो 12 के 12 हाउसेस हैं, उसमें कौन सा ज़ोडिक साइन आके रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने जहन में एक चीज़ रखें कि ज़ोडिक साइन आके रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करेगा उसका प्लैनेट। कि ये घर मेरे अगर वालिद के नाम पे है या मेरी वालदा के नाम पे है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। चला कौन रहा है? मैं चला रहा हूँ। तो मलकियत और उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। अब हर ज़ोडिक साइन किसी ना किसी प्लैनेट के साथ मंसूब है। अब वो किस प्लैनेट के साथ मंसूब है, इस पर हम नज़र डालेंगे। ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिज़ाइन हो चुकी हैं। हमें इसको मज़ीद डिटेल या डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं, कैसे हुई, क्यों हुई। हमें इस मुख्तसर से वक्त के अंदर मैंने जब जिम स्टार्ट किया तो मैं 1 साल लगा रहा कि मेरा किसी तरह वज़न कम हो जाए। मेरा वज़न नहीं कम हो सका।
तो फिर उसके बाद मुझे किसी ने अक्ल दी कि कोच हायर कर लो, वो तुम्हें शॉर्टकट बताएगा, तुम जल्दी पतले हो जाओगे। खैर शॉर्टकट मैंने इख्तियार किया, कोच हायर किया, उसने मुझे टिप्स दी, किया 3 महीने में मेरा वज़न अच्छा खासा कम हो गया, जो कि आज से 15-20 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो ये अपनी मिसाल देने का मकसद ये है कि आपके लिए चीज़ें मैं इसीलिए लेके आता हूँ कि मेरी फैमिली की, हमारे बुज़ुर्गों की जो रिसर्च है हम उसको फ़िल्टर करके लेके आ रहे हैं आपके पास, ताकि आप लोगों को मज़ीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है एरीज़, एरीज़ का आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट साइड के ऊपर इसके आगे लिखा हुआ है मार्स। मार्स इसका सिंबल भी बना हुआ है। मार्स को हम उर्दू में कहते हैं मरीख। अभी सिर्फ ये सुनते चले जाएं, लिखते चले जाएं, अभी ये ना सोचें कि ये मार्स और मरीख क्या है, क्यों है, किस तरह से है। अगली क्लास हमारी इसी पे है, हमने इसी को पढ़ना है। तो अगर देखें तो वो है टॉरस। टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है, उसका जो कैप्टन है, जैसे एरीज़ का कैप्टन था मार्स, मरीख, इसी तरह टॉरस का जो कैप्टन है उसका नाम है वीनस। वीनस को हम उर्दू में कहते हैं ज़ोहरा। ये ज़हरा नहीं है, ज़ोहरा। और इसका सिंबल भी आगे बना हुआ है, क्योंकि आगे चल के हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ सॉफ्टवेयर में नाम कहीं नहीं होंगे, सिर्फ सिंबल्स होंगे। तो इन सिंबल्स को आपको याद करना है, सिंबल्स का आपने रट्टा लगाना है। और मज़े की बात यह कि सिंबल्स का रट्टा तो लग ही नहीं सकता। आप ये तो नहीं कह सकते वीनस का ऊपर सर गोल है, नीचे डंडा है और बीच में प्लस का साइन है, ये तो नहीं याद होगा, ये देखने से याद होगा। तीसरे नंबर पे जेमिनी। जेमिनी का जो रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट मतलब हाकिम स्यारा, हाकिम मतलब कंट्रोल करने वाला। हाकिम स्यारा है, रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, अतारद। अतारद का सिंबल आप देख सकते हैं आगे, इसके आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर कैंसर, नंबर 4 पे है कैंसर, और कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है मून। और मून का सिंबल आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बना हुआ है चांद। इसको उर्दू में हम कहते हैं कमर। मरकरी को उर्दू में अतारद कहते हैं और मून का उर्दू में कमर। और मज़े की आपको मैं बात बताऊं, मैंने एक शख्स का जायचा बनाया। जायचा बनाने के बाद मैंने उससे कहा कि आपके जायचे में ना आपका कमर बड़ा ख़राब है। तो वो एकदम उसकी शक्ल, चेहरा, आंखें खुल गई। ज़ंजानी साहब आपको कैसे पता चला? मेरी कमर में बड़ी दर्द है। तो कहने का मकसद ये कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो कमर, चांद, आप इसको चांद कह लें, कमर कह लें, मून कह लें, जो भी कह लें, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट 5th पे लियो जो है उसका रूलिंग प्लैनेट है सन। सन को हम अपनी ज़ुबान में सूरज कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में हम इसको कहेंगे शम्स। और इसका सिंबल आगे गोल दायरा, बीच में एक डॉट आपको नज़र आ रहा है। नंबर 6 पे ज़ोडिक साइन है सुमला। उसका जो रूलिंग प्लैनेट है, हाकिम स्यारा है, वो है मरकरी अतारद। अभी पीछे भी जेमिनी का भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो मरकरी था, और वर्गो का भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो मरकरी है। ये क्यों है मैं क्लास के एंड में बता के फिर जाऊँगा, बेफिक्र रहें। क्योंकि कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनके पास, ऑलमोस्ट सबके पास 2-2 घर हैं सिवाय 2 के, एक मून और एक सन के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्होंने समझ लें 2-2 शादियाँ की हुई हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे लिब्रा। लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, यानी ज़ोहरा, इसका सिंबल बना हुआ है। अभी पीछे टॉरस का भी रूलिंग प्लैनेट जो था वो वीनस था। नेक्स्ट 8वें नंबर पे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को रूल करता है मार्स, मरीख। जैसे पीछे एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट था मार्स, इसी तरह स्कॉर्पियो का भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स ही है। और इसका सिंबल आगे आप देख सकते हैं। बल्कि अक्सर आप कभी बैरून मुल्क सफ़र करें, ट्रैवल करें, तो वहाँ पे आपने कभी टॉयलेट यूज़ करना हो तो वहाँ पे ये सिंबल बना होता है। या मेडिकल के अंदर मेल का जो सिंबल है वो मार्स का होता है।
और लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए जो सिंबल है वो वीनस का होता है। तो ये मेडिकल के अंदर भी इसी तरह अक्सर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मेल को वो मार्स का सिंबल बना देते हैं और फीमेल को वीनस का सिंबल बन जाता है। तो यहीं से आपको थोड़ी सी इनकी खसूसियत भी पता चल जाएगी कि मार्स इज़ अ मेल प्लैनेट, इसमें हम पढ़ेंगे, एंड वीनस इज़ अ फीमेल प्लैनेट। वो जो आपके जहन में आता होगा ना, हमें कैसे पता चलेगा बेटा होगा बेटी होगी, लड़का होगा लड़की होगी, तो ये चीज़ें फिर प्लैनेट्स की भी अपनी खसूसियात हैं, उस पर भी हमने जाना है। नेक्स्ट सेजिटेरियस नंबर 9, इसका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो है वो रूल कर रहा है किसको? सेजिटेरियस को, और इसको हम उर्दू में कहते हैं मुश्तरी। ये अक्सर आपने बैनर्स, बोर्ड, दीवारों पे लिखे हुए लोहे मुश्तरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुश्तरी वो क्या होशरबाज, क्या होशियारबाज, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो मुश्तरी जो है बेसिकली इसका ताल्लुक़ रूहानियत से भी है, इल्म से है, नॉलेज से है। तो खैर क्या है मज़ीद आगे हम पढ़ेंगे इसको। नंबर 10 पे कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, ज़ोहल। ज़ोहल का सिंबल आप देख सकते हैं। इसके बाद एक्वेरियस है। एक्वेरियस का भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो सैटर्न है, ज़ोहल है। इसके बाद लास्ट में है पाइसेस। पाइसेस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर यानी मुश्तरी, जैसे अभी हमने पीछे देखा, पीछे पढ़ा, सेजिटेरियस का भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर था, और इसी तरह पाइसेस जो है उसका भी जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। अभी इसके आगे एक और चीज़ आप देख रहे हैं, ख़ास और आम। ये ख़ास और आम क्या होता है इसको हम अभी आगे चल के देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊंगा कि जायचा आप लोगों को पता है किस तरह का होता है। और जायचे में अब उस खाली डब्बे के अंदर, उस खाली बॉक्स के अंदर, हाउसेस के अंदर किसी ना किसी ने आना है, किसी ना किसी ने अपनी हुक्मरानी जो है उसको पैदा करना है। तो जहाँ पर जायचे में नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 का मतलब ये होता है एरीज़। 12 ज़ोडिक साइन है ना, अगर 4 होगा तो वो कैंसर होगा, 5 होगा तो लियो होगा। ये तरतीब सेम रहती, तरतीब कभी चेंज नहीं होगी। एरीज से लेके पाइसेस तक का ऐसा नहीं होगा कि एरीज के बाद एकदम से स्कॉर्पियो आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये उसी तरतीब से चलते हैं कि पहला जो ज़ोडिक साइन है एरीज़, उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख है। ये आप लोगों की रिवीजन के लिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन है टॉरस, उसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। जी, 2 का मतलब ये है दूसरा ज़ोडिक साइन। 2 का मतलब है दूसरा बुर्ज। सबसे पहला ज़ोडिक साइन क्या होता है? एरीज़। जैसे आप हैं ना, आपसे क्लास शुरू हो रही, आप पहले हैं, फिर ये डॉक्टर साहब दूसरे हैं, तो मैं आपका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं कह दूंगा जी जो फर्स्ट सीट पे बैठे हैं, डॉक्टर साहब जो सेकंड सीट पे बैठे हैं, जो ये तीसरी कुर्सी पे बैठे हैं। इसी तरह जो 12 बुर्ज हैं, अब हम हर जगह पे एरीज़ हुमल नहीं लिखेंगे, हमें उसको मज़ीद छोटा करना है, शॉर्ट करना है, स्मार्ट, इसको कहते हैं स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी। तो हम एरीज़ की जगह अगर 1 लिख देंगे तो 1 का मतलब यही होगा एरीज़ है ये। अगर हम 2 लिख देंगे तो 2 का मतलब ये होगा कि ये टॉरस है और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, ज़ोहरा है। इसी तरह नंबर 3 जमनाए, जौज़ा। अभी हम उधर नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस इस चार्ट के ऊपर इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इस जायचे से फेमिलियर हो जाएं, इस जायचे से फेमिलियर हो जाएं। और ये 12 के 12 आज हमने सिर्फ ज़ोडिक साइन और उनके प्लैनेट्स याद करने हैं। अभी हमने घरों पे नहीं जाना, वो हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चले, यहीं पे एक सवाल है। सवाल ये है कि लेट सपोज इस जायचे का फर्स्ट हाउस असेंडेंट, असेंडेंट तो पता है ना सबको क्या होता है, असेंडेंट किसको कहते हैं? पहला घर। तो इस वक्त स्क्रीन पे असेंडेंट क्या आ रहा है मुझे बताएं, असेंडेंट क्या आ रहा है? कोई बताएगा? स्क्रीन पे क्या लिखा? मरकरी है, और नंबर क्या है? 3। तो 3 का मतलब क्या होता है? जमनाए। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि घर पहला घर ही रहेगा। अब इस घर की मलकियत किसके पास आ गई है? इस घर की मलकियत आ गई है जमनाई के पास। तो जब इसका पहला घर जमनाई के पास है, अभी आप छोड़ दें इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है, मरकरी,
नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जायचा जिसका भी है, ये उसका असेंडेंट है। जो शख्स पैदा हुआ उसका घर, पहले घर का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? जेमिनी से। ज़रूरी नहीं कि पहले घर का आगाज़ एरीज से हो, ऐसा नहीं है। ये मैंने जानबूझ के ये प्रैक्टिस आपको इसीलिए करा रहा हूँ, मुझे पता था ये सवाल उठेंगे कि अब ये नहीं आ रहा। अब लेट्स सपोज पहला घर जो है जेमिनी के पास आ गया, तो दूसरा घर किसके पास होगा? दूसरा घर किसके पास होगा? ये है जायचे का पहला घर, ये फर्स्ट हाउस है। घर घर रहेगा, पहला घर पहला ही है कि 12 घर बन गए हैं और उन 12 घरों के नंबर अलॉट हो गए हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब जो पहली बिल्डिंग है वो पहली बिल्डिंग ही रहेगी, लेकिन अब वो बिल्डिंग किसके नाम पे लग रही है? पहली बिल्डिंग लग गई जेमिनी के नाम पे, कि हमने जेमिनी को भी 3 कर दिया। हमने जेमिनी भी लिख सकते हैं। पहला घर तो आपने कहा ना वो है एरीज का है। जी जी। तो अब यहाँ पहला घर आपने जेमिनी का है। मैंने तो कहा ही नहीं कि पहला घर एरीज का, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया इसका। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है कि पहला घर मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि घर घर ही रहेगा। उस घर का मालिक कौन होगा, कौन सा ज़ोडिक साइन उस घर का मालिक होगा, ये भी हमने पढ़ना है। तो ये जो डायग्राम इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। अभी यहाँ पे ये डॉक्टर साहब के साथ जो बैठे हैं इन्होंने सही जवाब दिया, ये बहन ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि अगर पहले घर का कुरा निकला है जेमिनी के नाम पे, तो दूसरा घर ऑटोमेटिकली किसके नाम हो जाएगा? कैंसर के नाम, कि जेमिनी से ही फिर जायचा शुरू होगा। तीसरा घर जो है वो किसके नाम हो जाएगा? लियो के। ये इसी तरह तरतीब आगे चलती रहेगी और ये पूरा का पूरा जायचा यहाँ से घूमता हुआ जब जेमिनी के पीछे ये 12th हाउस आएगा, ये जो 12वां घर है, तो ये 12वां घर किसके नाम होगा? टॉरस के नाम पे। ठीक है, ये हम क्लास के बाद इसको मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे ताकि हमारी क्लास का सिलसिला जारी रहे। उसमें नेक्स्ट रिवीजन है कि 4th हमारा जो ज़ोडिक साइन है वो है कैंसर। कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है मून, कमर इसको कहते हैं। आपने सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे तो वहाँ पे इनके जायचे के अंदर या तो सिंबल होंगे या तो नंबरिंग होगी। तो हमने जो है सिंबल और नंबरिंग्स पे रहना है। आप लोगों की उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये एक रिवीजन आपकी चल रही ताकि आप इससे फेमिलियर रहें। अब इसके अंदर पहले घर में अगर नंबर 4 है, कैंसर है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा घर किसके पास चला जाएगा? लियो के पास। इसके बाद आगे चलते हैं। लियो असद हमारा 5वां ज़ोडिक साइन, इसका रूलिंग प्लैनेट है सन, शम्स। नंबर 6 के ऊपर है वर्गो, वर्गो का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। नंबर 7 पे है लिब्रा, लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट है वीनस। स्कॉर्पियो नंबर 8, इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। सेजिटेरियस नंबर 9, इसका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। इसके बाद है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, जोहल। इसके बाद है एक्वेरियस, एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। इसके बाद है पाइसिस, पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर यानी मुश्तरी। तो ये चीज़ें इस तरह से हम देखेंगे। अब इन सयारों को हमने याद कैसे रखना है कि हमें 1 से लेके 12 तक जो ज़ोडिक साइन हैं वो हमें याद ही नहीं हो रहे, हमें उनके नाम नहीं याद हो रहे और हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि किस किस का प्लैनेट जो है। अब मार्स वो 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके ज़ोडिक साइन है जिसके साथ मंसूब है, उसमें एरीज भी है, उसमें स्कॉर्पियो भी है। तो आप अपनी डायरी में एक तरफ नंबरिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरी तरफ आप नंबरिंग लिख लें 9 10 11 12। अब 1 का मतलब क्या है? एरीज। 2 का मतलब क्या है? टॉरस। 3 है जेमिनी, 4 है कैंसर, 5 है लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सेजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन, 11 एक्वेरियस और 12 पाइसिस। तो ये 12 ज़ोडिक साइन हो गए। अब हम करेंगे ये कि जो हमने लेफ़्ट साइड पे एक तरतीब दी थी 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक, तो जो सबसे टॉप और सबसे एंड वाला है इसको हम मिला देंगे। नंबर 1 को नंबर 8 के साथ हम ज्वाइन कर देंगे।
तो नंबर 1 का मतलब क्या है? एरीज, और नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो। और इससे क्या हमें मिला कि एरीज और स्कॉर्पियो इन दोनों के रूलिंग प्लैनेट सेम है, मार्स है। वेरी गुड। इसके बाद नंबर 2 और नंबर 7 के पहले हमने टॉप और जो बॉटम पे था उसको मिलाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे नंबर 2 और 7 को जब हम मिलाएंगे, नंबर 2 का मतलब है टॉरस और 7 का मतलब है लिब्रा। इन दोनों का भी रूलिंग प्लैनेट सेम है। इनका रूलिंग प्लैनेट क्या है? वीनस, ज़ोहरा। इसके बाद हम नीचे आएंगे नंबर 3 और नंबर 6 पे। नंबर 3 और नंबर 6 को जब हमने मिलाया तो इन दोनों का रूलिंग प्लैनेट भी सेम है। 3 का मतलब है जेमिनी, 6 का मतलब है वर्गो, और इनका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। अब पीछे बचे 4 और 5। 4 है कैंसर, 5 है लियो। अब कैंसर का जो रूलिंग प्लैनेट है मून, वो एक ही है बस, कि मून ने एक ही घर रखा हुआ है। जो सन है लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी एक, सिर्फ लियो के पास ही है सन। अब राइट साइड पे हम चलते हैं, जो हमने 9, 10, 11, 12 ये जो 4 हमने नंबर्स दिए हैं, 9 का मतलब है सजिटेरियस और 12 का मतलब है पाइसिस। तो हमने ऊपर वाले को नीचे वाले से मिलाया, 9 को 12 से, तो सजिटेरियस और पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट सेम हुआ, यानी जुपिटर। फिर उसके बाद सिर्फ 2 बच गए, 10 और 11, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। तो इन दोनों को आपस में मिलाया तो इसका रूलिंग प्लैनेट बना सैटर्न यानी ज़ोहल। अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो फ़ौरन से 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखें और दूसरी तरफ लिखें, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि किसका सयारा किस किस के साथ मुंसलिक है। आप लोग भूलेंगे नहीं। हाउ टू रिमेंबर प्लैनेट्स, कि किन किन हाउस के साथ ये मंसूब हैं। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, ख़ास और आम का मतलब ये है कि पीछे हम अभी देख रहे थे कि जो ज़ोडिक साइन हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक से ज़्यादा यानी 2 घरों के साथ भी मंसूब हैं। तो उनको अब हम देखेंगे कि जो प्लैनेट्स 2 घरों के साथ मंसूब हैं उसमें से उनके रिलेशन उन ज़ोडिक साइन के साथ कैसे हैं, किस तरह से हैं, वो उनके लिए ख़ास हैं, आम हैं। ख़ास और आम को हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एक प्लैनेट किसी 2 ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब हो, जैसे मार्स है, वो एरीज़ के साथ भी मंसूब है, वो स्कॉर्पियो के साथ भी मंसूब है, तो दोनों के साथ इसकी जो एफिलेशन है वो एक जैसी नहीं होगी। दोनों के साथ इसकी एक इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, एक के साथ इसकी इम्पॉर्टेंस कम है, जिसको हम ख़ास और आम का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि आप 2 घरों के मालिक हैं, एक घर में आप रहते हैं, दूसरा घर भी है, वहाँ आप कभी कभी आते जाते हैं, तो आपके लिए अहमियत किसकी होगी? उस घर की जहाँ पे आप रहते हैं। अहमियत दूसरे घर की भी है क्योंकि मलकियत आपकी है, इम्पॉर्टेंट वो भी आपके लिए है। अब जैसे एरीज़ को अगर हम देखें, जो मार्स है एरीज़ के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये फायर एलिमेंट है, यानी आतिशी है, गर्म मिजाज है, हॉट हेडेड है। लेकिन स्कॉर्पियंस के साथ जब हम उसको देखते हैं मार्स को, तो हम उसे कहते हैं वाटर है, पानी है। हालांकि मार्स उधर भी हॉट हेडेड है तो इधर भी उसको हॉट हेडेड होना चाहिए, यानी एक आग और एक पानी है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, अब आप इसकी को पीछे गुत्थियाँ ना सुलझाइएगा, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। जैसे अब इसका फ़र्क क्या होता है? आग है ना, आग की अहमियत इस दुनिया में बड़ी है। सूरज, अगर आग उसकी एक तवानाई, एक रोशनी ज़मीन पे आती है तो हरकत होती है। आग आपके घरों में आजकल सर्दी है, आग चूल्हे जलेंगे तो रोटी बनेगी, सर्दी होगी तो आप उसकी जो तपिश है उससे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लेकिन अगर आग भड़क जाए तो वो जान भी ले सकती है, जंगल के जंगल उजाड़ सकती है। आग चाहे छोटी हो चाहे ज़्यादा हो, आप उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। अक्सर लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हुए अगर वो सिगरेट का थोड़ा सा भी वो लग जाए तो एकदम ये क्या चीज़ लग गई है, कोई जलती हुई गर्म सी चीज़, एक चिंगारी भी अगर आके गिरे तो एकदम इंसान हिलता है कि चूँकि वो गर्म है, उसका मिजाज आतिशी है, गर्म है।
अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं उसका मिजाज, पानी तो ज़िंदगी है, पानी के पीछे बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे हरियाली होती है। पानी को अगर आप हथेली में भी रख लें आपको तो नहीं फील होगा कि आपका हाथ जल रहा है, लेकिन पानी भी जब तूफ़ान बन जाए तो वो भी तबाही फेर देता है। लेकिन दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है, दोनों की तासीर मुख्तलिफ है। तो इसी तरह जब प्लैनेट्स को हम देखते हैं, प्लैनेट्स का दो ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब होना, एक के साथ अभी हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वाटर साइन, फिर उसके बाद फायर साइन, अर्थ साइन, ये सारे अभी हम पढ़ेंगे। तो किसी भी प्लैनेट का दो साइन के साथ मंसूब होना, इसमें आप इसको इस तरह से याद रखें कि एक ज़ोडिक साइन के लिए वो ख़ास है जहाँ पर उसकी ज़रा शिद्दत ज़्यादा होती है, वहाँ पे उसकी ज़रा ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके लिए वो आम है वहाँ पे उसकी शिद्दत ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अहमियत नहीं कम होती। कि एक घर में दो बच्चे हों, एक को बड़ा अफसर हो और दूसरा चपड़ासी हो, तो घर में अहमियत किसकी होगी ज़्यादा? अफसर की। चपड़ासी को तो कोई मुंह भी नहीं लगाए, लेकिन उसके वजूद से तो इनकार नहीं कर सकते आप, उसके एहसास से तो इनकार नहीं कर सकते। वो भी तो बेचारा कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ कमाता है। अगर अफसर जो है लाख रुपया कमा रहा है तो वो भी तो कोई 10, 15, 20 हज़ार कमाता ही होगा। तो कमा दोनों रहे हैं, लेकिन उनकी अहमियत क्या है? इसी तरह प्लैनेट्स का एक से ज़्यादा घरों के साथ मंसूब होना, एक ज़ोडिक साइन के साथ वो ज़रा ख़ास उनकी एफिलिएशन होती है, एक के साथ आम होती है। तो इस तरह से मैं इसको लेके चलूँगा। अब सन जो है, सन मतलब हमारे निज़ाम शमसी में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट सियारा की जितनी भी एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये जितने भी असरात हैं, ये वाहिद एक प्लैनेट है जो तमाम सियारों को अपनी रोशनी दे रहा है। तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो सन से आ रही हैं, और इसका ताल्लुक़ बुर्ज असद यानी लियो से होना, ये अपने आप में ख़ास है। ये रोशनी का सिंबल है, ये एनर्जी का सिंबल है, ये तो ख़ुद दूसरों को एनर्जी दे रहा है। तो इसीलिए ये एक ही प्लैनेट के एक ही ज़ोडिक साइन के साथ ये प्लैनेट मंसूब होता है और किसी के साथ ये मंसूब नहीं होता। दूसरे नंबर पे मून। अब मून जो है, हम जब सुबह उठते हैं तो सूरज की रोशनी लेते हैं, जब रात होती है तो हमें चाँद की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो मून भी सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लैनेट के साथ ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब है, वो है कैंसर। कि ये अपने आप में ही इसी के अंदर ही ख़ास है। लियो में सन ख़ास है और कैंसर में मून ख़ास है। ये बस दोनों इनमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, मार्स को देखते हैं। अब मार्स जो है वो एरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, और इम्पॉर्टेंट वो स्कॉर्पियो के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर हम उसको कंसिडर करते हैं आम। यानी वो जो एक आग और पानी का मैंने आपको भी पीछे फ़लसफ़ा समझाने की नाकाम कोशिश की, उसको सामने रखते हुए कि मार्स जो है वो एरीज़ में ख़ास होता है, और स्कॉर्पियो में अगर मार्स हो तो उसके अंदर ये आम होता है, इसके लिए इसकी एफिलिएशन आम है। इसके बाद वीनस। वीनस भी दो ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब है, टॉरस एंड लिब्रा। अब टॉरस के लिए वीनस जो है ये आम है, लेकिन लिब्रा के अंदर या लिब्रा के लिए ये ख़ास होता है, इसकी ज़रा शिद्दत ज़्यादा होती है। इसके बाद मरकरी, अतारद, ये भी दो ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब हैं, जिसमें जेमिनी प्लस वर्गो। अब जेमिनी के लिए मरकरी जो है ये आम कंसिडर किया जाता है, लेस इंटेंसिटी, मैं लेस इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेस इंटेंसिटी। और वर्गो के अंदर इसको ख़ास तस्वुर किया जाता है, इसकी शिद्दत इसमें ज़्यादा होती है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जुपिटर, मुश्तरी। जुपिटर भी दो ज़ोडिक साइंस के साथ मंसूब है, इसकी एफिलिएशन है, एक सजिटेरियस, दूसरा पाइसिस। सजिटेरियस के लिए ये ख़ास है और पाइसिस के लिए ये आम है। नेक्स्ट है सैटर्न, ज़ुहल।
सैटर्न भी 2 ज़ोडिक साइंस के साथ एफिलेट करता है, मंसूब है। नंबर 1 कैप्रिकॉर्न एंड सेकंड इज़ एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न के लिए ये आम है और एक्वेरियस के लिए ये ख़ास है, बल्कि अभी 17 तारीख को ये सैटर्न ने अपनी पोजीशन चेंज की है, एक्वेरियस में गया है। पिछले 2.5 साल 3 साल से कैप्रिकॉर्न में था ये। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी समझते हैं उन लोगों को ये भी पता होगा, जिनकी साढ़सती ख़त्म हुई है, जो पूछते रहते हैं। तो अभी सैटर्न जो है वो एक्वेरियस के अंदर ख़ास है। अब यहाँ पे एक अक्सर सवाल भी पैदा होता है, ये बड़ा आगे का सवाल है, चलें आज ही मैं आपको इसका जवाब भी दे देता हूँ। खुद ही सवाल कर रहा हूँ, खुद ही जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, जी अब एक्वेरियस में सैटर्न आ गया है तो क्या हमारी साढ़सती शुरू हो गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने घर में जाएं आज ही, जाते साथ ही आप सबसे पहले दीवार तोड़ें, गाड़ी के शीशे तोड़ दें, बीवी बच्चों को मारना शुरू कर दें? भाई आपको किसी ने कुछ कह दिया, को दिल टूट गया, क्या हुआ है? तो अपने घर में तो आप सुकून के लिए जाते हैं, अपने घर में आराम के लिए जाते हैं। तो सैटर्न का एक्वेरियस में आ जाना अपने घर में आके ये ख़राबी नहीं देता। कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो मून है, सन है, कोई भी प्लैनेट हो, हाँ उस पर कोई कंडीशन या थ्योरी अप्लाई हुई तो एक अलग बात है। कोई उस पर थ्योरी अप्लाई है तब कोई और बात है, लेकिन अपने घर में कोई भी प्लैनेट जब आ जाए तो वो ख़राबी नहीं देता। तो ये जो 2.5-3 साल हैं, इसके अंदर जो ये समझ रहे हैं हमारी साढ़सती लगनी है या लग गई है, तो ये 2.5 साल मेरा ख्याल एक तवील 28 साल के बाद एक ऐसा अरसा है जिसमें 2.5-3 साल सबके लिए रिलैक्स करने के हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने ज़ोडिक साइंस, प्लैनेट्स पढ़े, प्लैनेट्स की जो एफिलेशन है ज़ोडिक साइन के साथ उनको हमने समझने की कोशिश की। फिर ज़ोडिक साइंस जो हैं उनको याद कैसे रखना है कि कौन सा प्लैनेट किस ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब है, उसको कैसे हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमने ख़ास व आम की तरफ गए, उसको हमने देखने की कोशिश की। अब मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर एक लास्ट चीज़ करने जा रहा हूँ। आप लोग भी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करें, देखें। जब आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ साथ आपने इसको लेके चलना है। आप लोगों का जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ब्लैक कलर का बॉक्स बिल्कुल जायचा, अब आप लोग इससे काफ़ी हद तक आशना हो चुके हैं कि ये क्या है। जायचा आपके सामने आ जाता है। अब कोई भी जायचा हो, आप लोगों ने काम ये करना है कि सबसे पहले टॉप में प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस में जाके आपने थर्ड ऑप्शन है मेन प्रेफरेंसेस विंडो, इसको ओपन करना है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेशन, आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं। अब जैसे मैं रावलपिंडी में हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो रावलपिंडी सेट करूँगा, ताकि मेरा सॉफ्टवेयर जब भी खुले, जब भी ओपन हो तो मेरा जो भी लैपटॉप का करंट लोकेशन टाइम है उसके मुताबिक वो चले। ये ना हो कि मैं इधर बैठा हूँ और मैं गलती से जायचा कनाडा में बैठे किसी बंदे का बना रहा हूँ तो वो पता चले बंदा इस वक्त न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में और आप जायचा उसका बना रहे हैं आरे बाज़ार सदर का, तो वो फ़र्क आ जाएगा उसका। तो यहाँ से जाके डिफ़ॉल्ट लोकेशन उसकी सेट करें। देन उसके बाद आप इसके सेंटर में देख रहे हैं कि व्हेन डिस्प्लेइंग एंड प्रिंटिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लैनेट्स। आप चाहें तो प्लैनेट्स को इंग्लिश के नाम इनके ले सकते हैं। SU का मतलब है सन, MO का मतलब है मून, नीचे सन का सिंबल बना हुआ है और उसके नीचे मून का सिंबल बना हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सिंबल्स पे रहें ताकि हमें सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है साइंस। साइंस का मतलब है ज़ोडिक साइंस, कि जो भी हमने पीछे 12 बुर्ज पढ़े, जैसे मैं अभी एक एक घर में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। 1 का नंबर मतलब एरीज होता है, 2 का मतलब टॉरस होता है, 3 का मतलब है वो जमनाय होता है। तो यहाँ पे जाके नीचे सिंबल्स बने, हम सिंबल्स की बजाय इसको हम कर देंगे नंबर्स, कि हम नंबर्स पे आ जाते हैं। क्योंकि ज़ोडिक साइन के सिंबल्स आप याद करना चाहें याद भी कर सकते हैं। मैं वैसे नंबर्स यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सिंबल्स याद हैं। यहाँ से करने के बाद आपने नंबर्स को ओके किया, फिर उसके बाद आपने इसको ओके कर देना, ओके कर देना। अच्छा, एक चीज़ इसमें और रह गई है कि आपने दोबारा से मेन प्रेफरेंसेस विंडो में जाना है और यहाँ पर ये जो आपका सबसे टॉप है ना, लहरी चित्रा पक्षा,
इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। ये नीचे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इसमें जो ट्रॉपिकल है सबसे नीचे नॉन ट्रॉपिकल, ये वेस्टर्न है। हम वेस्टर्न नहीं पढ़ रहे, हम वैदिक पढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। ये आपने ओके किया। अब आप देख रहे हैं जायचा अब आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो सबसे टॉप पे जो पहला घर है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसी। एसी का मतलब है असेंडेंट, एसी लिखा हुआ है, एसी का मतलब है असेंडेंट। तो असेंडेंट क्या नंबर आ गया? 8। 8 का मतलब क्या हुआ? स्कॉर्पियो। कि ये अब जिस किसी का भी जायचा है, जिस किसी का भी जायचा है, तो इसका असेंडेंट क्या है? स्कॉर्पियो है। कि इसका जायचा शुरू हो रहा है स्कॉर्पियो से। कि वो जो अब खाली डब्बे थे उन घरों को हमने भरा, मलकियत दे दी हमने स्कॉर्पियो को। कि स्कॉर्पियो जो है वो अब पहले घर को देखेगा, लेकिन उसको चलाएगा कौन? उसका प्लैनेट चलाएगा, मार्स चलाएगा। कि हमने मलकियत ले ली पहले घर की, दूसरे घर की, तीसरे घर की। अब ऑटोमेटिकली 8 के बाद आगे 9 है, 9 के बाद आगे 10 है, 10 के बाद 11 है, और बीच में जो सिंबल से बने हुए हैं प्लैनेट्स के वो आप देख रहे हैं। कोई कहीं पे पड़ा है, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है। अभी हमें ये नहीं देखना कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब नहीं है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और स्क्रीन के ऊपर आप लोग नंबर देख रहे हैं। इस नंबर के ऊपर कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ है, कोई टेस्ट भेजना है, कोई फ़ीस की इन्फॉर्मेशन है, कोई सवाल करना है, इसी नंबर के ऊपर आपने रब्ता करना है। सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई इशू चल रहा है, लेक्चर नहीं मिल रहे, कोई भी सवाल मेरे से रब्ता करना है, वो इसी नंबर पे इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आप लोगों को 1 हफ़्ते का टाइम और मिल गया। नेक्स्ट थर्सडे तक कोशिश करें अपना जो टेस्ट है वो सारे के सारे काइंडली भिजवा दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।